तो आगे परम आ जाइए। परमजीत साथियों, आज की इस प्रेस वार्ता का आयोजन जो विभिन्न राजनीतिक दलों को संगठित करके राष्ट्रीय परिवर्तन मोर्चा बनाया गया है, उसके संबंध में माननीय बामन मेश्राम साहब की तरफ से यह प्रेस वार्ता आयोजित की गई है। इसका उद्देश्य क्योंकि 2022 का चुनाव सामने है और हम बहुजन समाज के लोग ये नहीं चाहते हैं कि उत्तर प्रदेश में जो एनडीए की सरकार, भाजपा की सरकार प्रदेश के खिलाफ और यहाँ के जनमानस के खिलाफ तमाम कार्य कर रही है। किसान, मजदूर, नौजवान सभी परेशान हैं, तो इसे उखाड़ फेंकने के लिए एक गठबंधन की आवश्यकता है और उस कड़ी में यह राष्ट्रीय परिवर्तन मोर्चा गठित किया गया है। इसमें बात तो काफी दलों से चल रही है, लेकिन सक्रिय रूप से 18 पॉलिटिकल पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्षों ने सहमति दी है और इस राष्ट्रीय परिवर्तन मोर्चा का नेतृत्व माननीय बामन मेश्राम साहब कर रहे हैं। उनको राष्ट्रीय संयोजक बनाया गया है। तो ये राष्ट्रीय परिवर्तन मोर्चा क्यों बनाया गया है, इसके पीछे कारण यही है कि 75 वर्ष की आजादी में इस देश में विद्यमान सभी धर्मों, वर्गों, समुदायों एवं जातियों के लोगों को उनकी जनसंख्या के अनुपात में शिक्षा, नौकरी, व्यापार, राजनीति किसी भी क्षेत्र में हिस्सेदारी नहीं मिली है, जिसकी वजह से एससी, एसटी, ओबीसी और माइनॉरिटी की आर्थिक, सामाजिक, शैक्षिक एवं राजनीतिक स्थिति बहुत ही दयनीय है। उस स्थिति को सुधारने के लिए शासन सत्ता का होना जरूरी है, सरकार का होना जरूरी है और वो सरकार बनाने की कड़ी में ये राष्ट्रीय परिवर्तन मोर्चा का गठन किया गया है। तो क्योंकि आज की प्रेस को माननीय बामन मेश्राम साहब संबोधित करेंगे, तो वो अपनी बातें आपके सामने रखेंगे। मैंने ये कुछ चंद बातें प्रस्तावना के तौर पर आपके सामने रखी हैं और इसमें भाई ये सब राष्ट्रीय अध्यक्ष बैठे हुए हैं। इंसाफवादी पार्टी के प्रतिनिधि के तौर पर भाई जयप्रकाश भारती जी आए हैं, चंद्रमान सिंह पटेल ये समदर्शी समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, शत्रुघ्न सिंह निषाद
भाई महाराजगंज की धरती से पधारे हैं। ये अभय समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं भाई चंद्रसेन भारती जी मुरादाबाद से आए हैं। ये गरीब स्वराज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं घनश्याम कोरी जी झांसी से पधारे हैं। ये स्वतंत्र जनता राष्ट्र पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं भाई डॉक्टर अनिल कुमार माने जो बहुजन मुक्ति पार्टी के युवा मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं और जो राष्ट्रीय परिवर्तन मोर्चा को गवर्न करेगी कमेटी या उसको सही तरीके से आगे चलाने के लिए जो काम करेगी कोर कमेटी, उसके आप सदस्य हैं भाई प्रोफेसर मोहम्मद सुलेमान साहब। ये इंडियन नेशनल लीग के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, कानपुर से हैं। यह भी कोर कमेटी के सदस्य हैं। और मेरा नाम साहब सिंह धनगर भैया जी है। मैं राष्ट्रीय शोषित समाज पार्टी से राष्ट्रीय अध्यक्ष हूँ और इस कोर कमेटी जो बनाई गई है उसमें मुझे अध्यक्ष की जिम्मेदारी दी गई है। भाई हमारे बीच में मानवर काशीराम साहब जो बहुजन मिशन को जन जन तक पहुंचाने वाले उनके भांजे हैं, वह भी इस मौके पर हमारे बीच में आए हुए हैं। आप पंजाब चंडीगढ़ से चल के आए हैं। भाई ईश्वर दयाल सिंह सेठ ये भारतीय सबका दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। ये मऊ जनपद से हमारे बीच में आए हैं। भाई रस्तोगी जी आप दिलीप कुमार रस्तोगी जी पार्टी का नाम राष्ट्रीय सत्याग्रह पार्टी से है। और भाई प्रवेंद्र प्रताप सिंह ये बहुजन मुक्ति पार्टी के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष हैं। भाई एसके साहू जी ये राष्ट्रीय भागीदारी पार्टी है उसके संयोजक। मैं राष्ट्रीय भागीदारी पार्टी केंद्रीय अध्यक्ष मंडल सदस्य हूँ जी। और जो कोर कमेटी है उसमें आप सदस्य हैं निशा मेश्राम जी, ये वही राष्ट्रीय महिला मोर्चा की बहुजन मुक्ति पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्षा हैं। और आप माननीय बामन मेश्राम साहब ये राष्ट्रीय परिवर्तन मोर्चा के राष्ट्रीय संयोजक हैं। तो अब वो अपनी बात आपके सामने रखेंगे। माननीय बामन मेश्राम साहब। आप लोगों को याद ही होगा कि 30 तारीख को हम लोगों ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस यहाँ आयोजित की थी। तो ये दोबारा प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित करने के पीछे एक महत्वपूर्ण कारण ये है कि 18 दलों के लोग उस समय उपस्थित थे और आपको कहा गया था 31 पार्टी के लोग 31 पार्टी के लोग इस राष्ट्रीय परिवर्तन मोर्चा में सहभागी है। 4 तारीख को दिल्ली में 8 पार्टियों की जो 18 दलों के अलावा 8 पार्टियों की मीटिंग राजकुमार सैनी जी एक्स मेंबर पार्लियामेंट वो 8 पार्टी के लोग लेकर आए थे मुझे मिलने के लिए। तो ऐसे 18 और 8 लगभग 26 हो रहे हैं और अलग अलग और 2-4 लोगों से वार्ता चल रही है। वो सारे लोग इस बात से सहमत हैं, केवल औपचारिकता पूरा करना बाकी है। तो अभी हमारे पास जो नाम और अध्यक्षों के साथ 31 लोगों के नाम और पार्टी के नाम अभी हमारे पास है। हो सकता है कि आने वाले इस महीने के एंड तक
ये आंकड़ा 35 तक भी हो सकता है, कुछ ऐसी भी बातें चल रही है। तो इसमें मुख्यतः 2-3 महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए हैं। एक तो राष्ट्रीय परिवर्तन मोर्चा बनाने का निर्णय लिया गया। ये प्रदेश में गठबंधन के तौर पर काम करेगा और उत्तर प्रदेश के बाहर ये राष्ट्रीय परिवर्तन मोर्चा दूसरे प्रदेशों के जो लोग हैं, जैसे जैसे चुनाव आते रहेंगे वैसे वैसे उन लोगों के साथ इसी तरह से उस समय के हालात के अनुसार चर्चा सलाह मशवरा करके उन लोगों को सहभागी कराते हुए गठबंधन बनाए जाएंगे। और इस तरह से ये राष्ट्रीय शब्द यहाँ इसलिए डाला गया क्योंकि ये राष्ट्रीय स्तर पर काम करेगा। हम वामसिक के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं तो 31 राज्यों में 567 जिलों में 4000 से ज्यादा तहसीलों में 22,000 से ज्यादा ब्लॉक में और 1.5 लाख से ज्यादा गांवों में हमारा नेटवर्क फैला हुआ है ऑलरेडी। तो इसलिए हम इतने भौगोलिक प्रभाव में काम कर सकते हैं। तो इतने भौगोलिक प्रभाव में हम ये गठबंधन का समर्थन कर सकते हैं। तो इसलिए ये राष्ट्रीय परिवर्तन मोर्चा ये केवल उत्तर प्रदेश को ध्यान में रखते हुए नहीं बनाया गया है, राष्ट्रीय बात को ध्यान में रखते बनाया गया है। एक तो ये बात है। दूसरी बात, हम लोग उत्तर प्रदेश के चुनाव को उत्तर प्रदेश का चुनाव मानकर नहीं चल रहे हैं। इसका अर्थ 2024 की लोकसभा के साथ जुड़ा हुआ है। बीजेपी के लोग 2024 की तैयारी करने के संदर्भ में ही उत्तर प्रदेश का चुनाव लड़ रहे हैं। अगर वो ऐसा लड़ रहे हैं तो हम भी उसी तरह से काउंटर स्ट्रेटेजी के तहत हम भी उत्तर प्रदेश का चुनाव 2024 को ध्यान में रखते हुए ही लड़ रहे हैं। तो इसलिए ये निर्णय लिया गया हमारे गठबंधन की मीटिंग में कि महागठबंधन बनाना होगा। पहला बड़ा निर्णय ये लिया गया और उसके लिए महागठबंधन तभी बनेगा जब कोई बड़ी पार्टी इस गठबंधन में सहभागी होगी। तो इसके लिए समाजवादी पार्टी के साथ इस काम के लिए हम लोगों को वार्ता करने के लिए निर्णय लिया गया है और कोर कमेटी के लोगों को ये अधिकार दिया गया है कि वो वार्ता कर सकते हैं, संवाद कर सकते हैं। तो समाजवादी पार्टी के साथ भी वार्ता चल रही है। दूसरी राष्ट्रीय पार्टी है कांग्रेस, कांग्रेस के साथ भी वार्ता चल रही है। जो पार्टी पहले इस बात को स्वीकार कर लेगी, कोई भी एक पार्टी इसमें गठबंधन में सहभागी हो जाएगी तो ये गठबंधन नहीं रहेगा, फिर ये महागठबंधन हो जाएगा। महागठबंधन हो जाएगा। मान लो कांग्रेस के लोग सहभागी हो जाते हैं पहले, तो हम पहले घोषित कर देंगे। अगर मान लो समाजवादी पार्टी पहले शामिल हो जाती है तो उसको शामिल कर लेंगे। अगर कांग्रेस के साथ गठबंधन होने के बाद फिर समाजवादी पार्टी को ऐसा लगता है कि हमें भी इस गठबंधन में सहभागी होना चाहिए, मान लो, तो हमें ऐतराज नहीं है। ये दरवाजे हम लोगों ने बंद नहीं किए हुए हैं। तो महागठबंधन को विशाल महागठबंधन नाम लगा देंगे, एक विशाल शब्द लगा देंगे, क्योंकि हमारा ये मानना है सब लोगों का कि बीजेपी को अकेले कोई पार्टी, कोई अकेले पार्टी परास्त कर लेगी ऐसा हम नहीं मानते। और कोई ओपिनियन पोल भी अभी तक ऐसा कह नहीं रहा है। हाँ, ओपिनियन पोल ये कह रहा है, जो प्रो बीजेपी ओपिनियन पोल ये कह रहा है कि समाजवादी पार्टी और बीजेपी के बीच में लड़ाई है। प्रो बीजेपी मीडिया ये कह रहा है। कुछ लोगों को अच्छा नहीं लगेगा ये सब, मगर अभी क्या करते हैं, मजबूरी की बातें, हमको कुछ बात बोलना पड़ रहा है। प्रो बीजेपी मीडिया ये कह रहा है कि समाजवादी वर्सेस बीजेपी की लड़ाई है।
तो इससे उनको हिंदू मुसलमान का मामला करने का मौका मिलता है। इसलिए वो प्रो बीजेपी मीडिया समाजवादी को, क्योंकि बीजेपी का प्रो मीडिया जो है वो समाजवादी पार्टी को बैकवर्डों की पार्टी नहीं मानते, वो उसको मुसलमानों की पार्टी मानते और प्रचार भी इसी तरह से करते रहते हैं। इसलिए उनको हिंदू मुसलमान करने का मौका मिलता है, तो उनके रणनीति में सूट होता है, उसके रणनीति में ये बात सूट होती है, इसलिए वो दिखा रहे हैं कि नहीं समाजवादी वर्सेस बीजेपी की ही फाइटिंग है, ऐसा वो प्रचार कर रहे हैं। तो हम लोग निर्णय किए कि समाजवादी से भी वार्ता होगी, कांग्रेस से भी वार्ता होगी, वार्ता दोनों से चल रही है। और इस दौरान हमारा जो गठबंधन है 31 तक, ये 35 तक और आगे बढ़ सकता है। तो इस तरीके से हम लोग अपनी बातें आगे बढ़ा रहे हैं। तीसरा बात ये निर्णय हुआ कि यदि कांग्रेस से भी गठबंधन नहीं, मान लो समाजवादी से भी गठबंधन नहीं हो, तो फिर हम 403 हमारे जो गठबंधन के लोग हैं, हम 403 पार्टी से गठबंधन होगा। पूछने के लिए तो अवसर है ना। और हाय हाय, बात कह रहे हैं। अरे तो 1:30 बजे तक भूख है ना भाई, हम लोग को टाइम नहीं ना, हम लोग को थोड़ा सा तो पेशेंस रखिए। आप लोगों को बोलने के लिए तो समय ही समय है। तो इस तरह से हम लोग जो है ये 403 विधानसभा का चुनाव अगर किसी से गठबंधन नहीं हुआ तो हमारे पास लड़ने के लिए कम नहीं है। ये बहुजन मुक्ति पार्टी के राष्ट्रीय कार्याध्यक्ष बैठे हुए हैं, वो तो 403 में तैयारी कर ही रहे हैं। उनके तो विधानसभा अध्यक्ष और विधानसभा प्रभारी भी 403 में बन चुके हैं, और वो एक टांग पर खड़े हैं 403 जगह लड़ने के लिए, 2 टांग पर नहीं, एक टांग पर खड़े हैं। तो इसलिए उनको कोई दिक्कत नहीं है। और फिर 31 लोग आने के बाद तो लड़ने के लिए कोई कमी हमारे पास है नहीं कैंडिडेट की, तो इसलिए ये भी एक फैसला हुआ है। अब मोटी मोटी जो बातें जो है मैंने आप लोगों को बताई है, इस दिशा में हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। जो मुद्दे क्या होंगे वो हमने लिखित रूप से प्रेस नोट में बता दिया है। इलेक्शन मैनिफेस्टो के लिए ये कोर कमेटी जो है इलेक्शन मैनिफेस्टो और तैयार कर रही है। तो अभी आप लोगों को अनुरोध है कि इस लाइट में अगर आपके कोई सवाल हैं तो आप पूछ लीजिए। विश्राम जी बताइए कि 2022 और 2024 के चुनाव को मद्देनजर रखते हुए आप आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं आपकी पार्टी, जी। और आपका ये कहना है कि आपकी जो है कांग्रेस से भी बात हो रही है, सपा से भी बात हो रही है, क्या मायावती जी से बात हुई है? मायावती जी ने अपने सारे दरवाजे बंद करके रखे हैं। नहीं, बात नहीं है कोई आपने कोई नहीं बात तो नहीं। दरवाजा तो तब खटखटाया जा सकता है जब दरवाजा खुला हो। उन्होंने ऐलान कर दिया है कि हमारे दरवाजे बंद है, हम 403 पर लड़ाई लड़ेंगे अकेले, और हमको किसी के साथ कोई गठबंधन करना नहीं है। अच्छा, मान लीजिए दोनों पार्टियां भी राजी नहीं होती और भाजपा आपको जो ऑफर करती है, आप क्या करेंगे? नहीं, भाजपा के विरोध तो ये मोर्चा बनाया गया है, जी। इसलिए। और आपकी मांगों को लेके आपकी जो जितनी भी आपके मुद्दे हैं उनको अगर भाजपा मान लेती है, उस कंडीशन में क्या करेंगे आप? कथनी और करनी में तो बहुत ज्यादा अंतर है ना। नहीं, मान लेती है अगर भाजपा की मानते क्या, आपके वो मुद्दों को स्वीकार करती है, वो तो तब आप- बहुत सारी बातें मानती है। अमल में लाने की जो बातें हैं, तो अमल का ही तो सारे देश में सारी समस्याएं तो अमल में ही फंसी हुई है। इसका मतलब आप भाजपा से गठबंधन नहीं होगा आपका? नहीं, भाजपा के तो विरोध में बना हुआ है। हाँ, एक जरा थोड़ा इंटरव्यू कर लेते हैं। फोटो करना है? एक फोटो करना है खड़े अच्छा, होकर। हाँ, ठीक है, कर सकते हैं। खड़े होकर हाँ, थोड़ा चलो, ऐसा नारा आप करना चाहते कर लीजिए। राष्ट्रीय परिवर्तन मोर्चा थोड़ा पीछे कर लीजिए ताकि ये फोटो निकाल ले। राष्ट्रीय परिवर्तन मोर्चा जिंदाबाद, राष्ट्रीय परिवर्तन मोर्चा जिंदाबाद, बामन विश्राम साहब जिंदाबाद जिंदाबाद, धनगर भैया जी जिंदाबाद जिंदाबाद। चल
तो ये गठबंधन भाजपा के विरोध में बना है। जी आपने बताया था, लेकिन हम ये कह रहे हैं कि आपके मुद्दों को अगर वो मान लेते हैं, नहीं, आपके और उनके विचार एक हो जाते हैं तब। भाजपा के आरएसएस के विचार एक हो जाएंगे हमारे उनके, ये तो बात अजब होने वाली है। ये बात तर्कसंगत नहीं लगती है, मगर पत्रकार बंधुओं को हर प्रकार का सवाल पूछने की पूरी आजादी है। हाँ, वो एक अलग चीज है। हाँ, वो एक अलग चीज है। वो आपको क्या जवाब देना है हाँ, वो बात है। जो सवाल पूछने के लिए हमारे एक साथी बहुत जल्दबाजी कर रहे थे, वो पूछे ही नहीं रहे। पूछिए। अब नहीं पूछना चाहते हैं। सवाल जवाब का सत्र शुरू हो गया। क्या आप लोग को नहीं लगता है कि आप लोग ने थोड़ा देर कर दिया, अगर ये जो चुनाव से पहले होता है, या क्या कमी रह गई तो भारतीय जनता पार्टी जो दोबारा सत्ता में आ गई है, दोबारा सत्ता में आ गई केंद्र में, आप लोग की कहाँ कमी रह गई जो आप लोग मतलब आप 2019 की बात आज पूछ रहे हैं, यही नहीं कहना चाहते आप? ये सवाल ही जैसे आप कह रहे हैं ना, आप देरी की बात कर रहे हैं, आप बहुत ज्यादा देरी से सवाल पूछ रहे हैं कि हम लोगों को 2019 का सवाल 2021 में पूछ रहे हैं। ये तो बहुत ज्यादा देरी हो गई, ये प्रासंगिक सवाल नहीं है। हम आपको अनुरोध करते हैं कि कोई प्रासंगिक सवाल जो आज हमने ब्रीफिंग में कुछ बातें कही, उस संबंध में अगर आपके कोई सवाल है। राष्ट्रीय सहयोगी जी, हाँ जी, आपने मान लिया है कि ईवीएम के स्थान पर हाँ, बैलेट पेपर से चुनाव कराया जाए, और यदि सरकार ये बैलेट पेपर से चुनाव कराती तो हम क्या करेंगे? बैलेट पेपर पर अगर ईवीएम से चुनाव कराती है तो आप क्या करेंगे? देखो, एक तो थोड़ा आधा मिनट लेकर थोड़ा आपको बता दूं, मैं सुप्रीम कोर्ट में 24 अप्रैल 2017 को केस लेकर गया था। 24 अप्रैल 2017 को सुप्रीम कोर्ट ने मेरे केस में निर्णय दिया कि 2019 के चुनाव में हर ईवीएम मशीन को पेपर ट्रेल मशीन लगाई जाए। और बहुत दुख के साथ कहना पड़ता है कि किसी भी मीडिया ने इस खबर को नहीं छापा। हैरान करने वाली बात, ये निर्णय हमने लिया, सुप्रीम कोर्ट ने ये निर्णय दिया, तारीख के साथ बता रहा हूं, जजमेंट की कॉपी मैं आपको दे दूंगा। 24 अप्रैल 2017 फरवरी 2019 को कांग्रेस के लोग सुप्रीम कोर्ट गए और उन्होंने कहा पेपर ट्रेल मशीन के अंदर से निकलने वाले जो कागज है उनका 50% मिलान करवाया जाए। जबकि 8 अक्टूबर 2013 को सुप्रीम कोर्ट ने यह निर्णय दिया था कि यदि किसी कैंडिडेट को ईवीएम मशीन के आंकड़ों पर भरोसा नहीं है तो पेपर ट्रेल से निकलने वाले कागजों की रिकाउंटिंग की मांग कर सकते हैं। यह जजमेंट 8 अक्टूबर 2013 को सुप्रीम कोर्ट ने दिया था। उस पर चुनाव आयोग ने अमल नहीं किया। मैंने कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट की केस दायर की तो ये निर्णय हुआ कि 2019 के चुनाव में हर ईवीएम को पेपर ट्रेल लगाया जाएगा। तो पेपर ट्रेल लगाने का मतलब एक दृष्टि से बैलेट पेपर ही है, क्योंकि जो घोटाला जो होता है मान्यवर, ईवीएम में घोटाला होता है, क्योंकि ईवीएम में इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड होता है वोटों का, और इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड का फिजिकल एविडेंस नहीं रहता है। इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड ट्रांसफरेबल होता है
कांग्रेस का वोट बीजेपी के नाम पर, XYZ का वोट किसी और के नाम पर ट्रांसफर किया जा सकता है, क्योंकि रोकने के लिए फिजिकल एविडेंस नहीं। बैलेट पेपर में मान लो कि कांग्रेस का ठप्पा लगा है, हाथी का ठप्पा लगा है, साइकिल का ठप्पा लगा है, कमल के फूल का ठप्पा लगा है, तो वो ठप्पा लगाया हुआ कागज किसी और के नाम पर ट्रांसफर नहीं हो सकता। बहुत फंडामेंटल बात आपको बता रहा हूं, इसकी चर्चा मीडिया वालों को ज्यादा करनी चाहिए, वो कर नहीं रहे, पता नहीं क्यों नहीं कर रहे हैं। ये ट्रांसफरेबल फिजिकल जो समझ रहे ना, हाँ, तो ये एविडेंस, इसलिए ये केस हमने जीता 24 अप्रैल 2017 को, और हमारे केस पर ऑर्डर हुआ वो 2019 के चुनाव में पेपर ट्रेल मशीन लगाई जाएगी। जब ये हुआ तब बीजेपी को लगा अब हम 19 का चुनाव नहीं जीत सकते, तो इसलिए उन्होंने कांग्रेस से संपर्क किया कि भाई आपके साथ तो हमारा समझौता है कि 4 और 9 में आपने घोटाला किया था, तो आप लोगों ने हमको कहा था कि आप चुप रहो, तो आपके कहने पर आप नहीं छापेंगे इतनी सारी बात, मगर बता रहा हूं जानकारी कि आप 2 बार घोटाला किए, हमने डॉक्यूमेंट्री एविडेंस आपको दिए कि देखो ये घोटाला आपने किया, डॉक्टर सुब्रमण्यम स्वामी नाम के साथ बोलो, और जीवीएल नरसिंह राव। बीजेपी ने इसके लिए डॉक्टर सुब्रमण्यम स्वामी को राज्यसभा का मेंबर बनाया है ताकि चुप रहो, जीवीएल नरसिंह राव को राष्ट्रीय महासचिव बनाया ताकि चुप रहो, बोलो मत इसके बदले में, तो वो चुप हो गए। और समझौता हुआ कि 2014-2019 में बीजेपी को कांग्रेस समर्थन करेगी, आप घोटाला ईवीएम में करके चुनाव जीतो। अब 14 का तो हो गया, 14 के बाद 19 का लोकसभा के चुनाव के बीच में हमने टांग अड़ा दिया। 24 अप्रैल 2017 को हमने टांग अड़ा दिया सुप्रीम कोर्ट से ऑर्डर लेकर कि हर ईवीएम मशीन को पेपर ट्रेल मशीन लगाई जाएगी। तो अब यह समझ में आएगा कि ईवीएम जो घोटाला करेगा पेपर ट्रेल कागजों में एविडेंस में पकड़ेगा, इलेक्ट्रॉनिक मशीन घोटाला करेगा और कागजों में पकड़ा जाएगा, तो ये मामला खतरे में पड़ जाएगा। तो बीजेपी ने इनफॉर्मल कांग्रेस संपर्क किया कि आपके साथ समझौता था 2 बार का, 1 बार तो हो गया है, अब आप ही की जिम्मेदारी है कि ये वामन मेश्राम का मामला जो है टांग अड़ाने का, इसको रोको। तो मेरी टांग अड़ाने के लिए कांग्रेस के लोग सुप्रीम कोर्ट में गए कि पेपर ट्रेल से निकलने वाले कागजी मतों का मिलान कराया जाए 50%। तो सुप्रीम कोर्ट ने निर्णय दिया 1% होगा, 50% नहीं। ये तो मैनेजमेंट था सारा, और जिस चीफ जस्टिस ने ये निर्णय दिया उसको राज्यसभा का मेंबर बनाया बीजेपी। ये तो हमसे ज्यादा आप लोगों को, पत्रकार बंधुओं को ही मालूम, आप लोगों ने सवाल खड़े किए थे। और आपको ये भी पता है कि उस महिला बीच में 4 निर्णय हुए हमारी केस थी सुप्रीम कोर्ट में, इसमें 3 निर्णय हमारे फेवर में थे। जब देखा कि ये तो चौथा निर्णय भी इनके फेवर में आने वाला है, तो बीच में एक महिला को खड़ा कर दिया गया, उसने चीफ जस्टिस पर चरित्र हनन का आरोप लगाया। उसके बाद 7 जज की बेंच बैठी, उन्होंने चीफ जस्टिस को निर्दोष छोड़ दिया। जस्टिस पटनायक के नेतृत्व में उस औरत की जांच पड़ताल करने के लिए कमेटी बनाई, जस्टिस पटनायक ने उस औरत को भी निर्दोष छोड़ दिया। ये दुनिया के जुडिशियल हिस्ट्री में पहली बार हुआ कि आरोप करने वाला भी निर्दोष और आरोपी भी निर्दोष। ऐसा कभी दुनिया में हुआ ही, पहली बार हुआ। तो हम समझ गए कि मैनेजमेंट का मामला है, फैसला हो गया, ठीक है, 1% का। अब चोरी पकड़नी है और 1% में पकड़नी है, मैनेजमेंट कर दिया। 22 तारीख को राजनाथ सिंह होम मिनिस्टर थे, उन्होंने सर्कुलर इशू किया कि 23 तारीख को लोकसभा के चुनाव का रिजल्ट आने के बाद राष्ट्रव्यापी हिंसा होगी, इसलिए सारे देश के पुलिस फोर्स को
सिक्योरिटी फोर्सेस को अलर्ट कर दिया जाए, मिलिट्री को भी अलर्ट कर दिया जाए कि हिंसा होगी राष्ट्रव्यापी चुनाव रिजल्ट के विरोध में। रिटर्न में ऑर्डर है होम मिनिस्ट्री का 22 तारीख को, 23 तारीख के 5 बजे के बाद ऐसे हो सकता है, क्योंकि 8 अप्रैल को यह निर्णय आया 1% का, तो 21 पार्टी के लोगों की गुप्त मीटिंग हुई। उसमें निर्णय हुआ कि शाम को 5 बजे के बाद सारे देश के अंदर जिला मुख्यालय पर, तहसील मुख्यालय पर प्रदर्शन होगा चुनाव के रिजल्ट के विरोध में। अब ये खबर लीक कैसे हुई, क्या हुई, ये एक अलग मामला है, मगर 4:30 बजे राहुल गांधी टीवी पर आए और उन्होंने बयान दिया कि मोदी जी आप चुनाव जीत गए हैं और आपको कांग्रेचुलेशन है। एक भी सीट बीजेपी जीती नहीं थी, केवल रुझान चल रहा था, रुझान में ही राहुल गांधी ने कांग्रेचुलेशन दे दिया कि आप चुनाव जीत गए, जबकि रिजल्ट एक सीट का भी नहीं आया था। क्योंकि निर्णय ये हुआ था कि 5 बजे के बाद कांग्रेस समेत 21 दल के लोग जिला मुख्यालय पर इकट्ठा हो जाएंगे प्रोटेस्ट करने के लिए। तो 4:30 बजे बयान देते ही 22 दल के लोगों ने माना कि कांग्रेस ने हमारे पीठ में खंजर को कसने का काम किया। उसके जो संयोजक थे सुप्रीम कोर्ट में केस डालने वाले, वो चंद्रबाबू नायडू, एक्स चीफ मिनिस्टर, उनके साथ हमारी वार्ता हुई और इस तरह से इस मामले को रफा दफा कर दिया। मगर 4 महीने तक प्रोविजनल रिजल्ट के आंकड़े ऑथेंटिकेट में कन्वर्ट नहीं हो पाए। प्रोविजनल रिजल्ट था चुनाव आयोग का, अरोड़ा का, 4 महीने तक ऑथेंटिकेट नहीं कर पाए, 2 महीने का ही रूल था। और बाद में पता चला कि डायरेक्ट सारा का सारा डाटा डिस्ट्रॉय कर दिया गया। सुप्रीम कोर्ट अभी तक ओपन नहीं है कोविड के नाम पर, नहीं तो वो केस भी सुप्रीम कोर्ट जाने वाला है। 19 की केस भी मेरी रेडी है, ओपन में जाएगा, वर्चुअल में हम नहीं जाने वाले, ओपन हो नहीं रहा है। अमेरिका में सुप्रीम कोर्ट कभी बंद ही नहीं हुआ, यूरोप में सुप्रीम कोर्ट कभी बंद ही नहीं हुआ, सबसे ज्यादा कोविड वहां था फिर भी नहीं बंद हुआ। तो जो आप कह रहे हैं, तो ये बैकग्राउंड मैंने आपको कहा कि ये हमारी लड़ाई जारी है, अभी भी हमारी केस जो है पेंडिंग है। हमारा कहना ये है कि पेपर ट्रेल मशीन की रिकाउंटिंग का जो ऑर्डर है 8 अक्टूबर का, अगर वो जारी रहता है तो हमारी मांग कागज के आधार पर, बैलेट के आधार पर वोट करने की जरूरत नहीं है, अगर पेपर ट्रेल मशीन का रिकाउंटिंग का ऑर्डर जारी कर दिया जाता है। अब 2 ऑर्डर हो गए सुप्रीम कोर्ट, एक 1% मिलान का और एक रिकाउंटिंग का। तो अब मैं केस लेकर जाने वाला हूं, ये 2 ऑर्डर हैं, सुप्रीम कोर्ट, माननीय सुप्रीम कोर्ट ऑर्डर दे, 2 में से कौन सा जारी रखा जाए। 2 ऑर्डर दिया करो, और 1% से फ्री, फेयर एंड ट्रांसपेरेंट चुनाव नहीं हो सकता, क्योंकि चुनाव होना चाहिए संवैधानिक है, फ्री, फेयर एंड ट्रांसपेरेंट। तो और वो हो सकता है, पहला जो ऑर्डर है उसी के आधार पर ये काम हमारा चल रहा है। तो थोड़ा सा ज्यादा समय ले लिया आपका मूल्यवान समय है, मैं जानता हूँ। आपने जो 31 पार्टी का जो आपने ये गठबंधन कर रहे हैं, इसमें क्या सब पार्टी वो रजिस्टर्ड है इलेक्शन कमीशन में, और इनका पास्ट इलेक्टोरल रिकॉर्ड क्या रहा है? पीछे इन्होंने कोई गेन मतलब जो इलेक्शन लड़ा है, या कोई इनका रिकॉर्ड क्या रहा है? इसमें से 50% पार्टियों ने चुनाव लड़ा है, 50% पार्टियां अभी चुनाव लड़ेगी। सब रजिस्टर्ड है? कुछ रजिस्टर्ड है, कुछ रजिस्टर्ड प्रोसेस में। जल्दी कैसे हो जाएगा? नहीं, कुछ पंजीकृत रहती है, कुछ रजिस्टर्ड है, सभी है। अरे एक पंजीकृत और रजिस्टर्ड एक ही बात है, हिंदी और अंग्रेजी का फर्क है, केवल और कुछ नहीं है। सुने अन्य माने और माने, मैं बोल रहा हूँ, मेरी तरफ थोड़ा सा ध्यान दीजिए, थोड़ा भाषा में भी थोड़ा, मैं मराठी भाषी आदमी हूँ, मगर पंजीकृत और रजिस्टर जानता हूँ क्या है। ये 18 पार्टियां रजिस्टर्ड जो अभी है, मगर जो सवाल आप कह रहे हैं कि 31 के रेफरेंस में कुछ लोगों ने चुनाव लड़ा है, कुछ, ये सारी पार्टी चुनाव लड़ा है,
उसमें से कुछ लोगों ने चुनाव नहीं लड़ा है, मगर लड़ेंगे अब। पास कोई अचीवमेंट रहा है किसी पार्टी का? मतलब किसी का 2000, 5000, 10,000 तक का। और हमारा जो ये पार्टियां जो है अपने लेवल पर चुनाव इन्होंने किसी ने जीता नहीं। नहीं सब जीते, मतलब यूपी में नहीं, यूपी में केरला हमारा तमिलनाडु में हमारा चेयरमैन है स्वतंत्र जनता राज पार्टी का। हाँ। हापुड़ जिले में कलकुआ से जीता गोयल चेयरमैन है स्वतंत्र जनता राज पार्टी। विधानसभा पर चर्चा चल रही है, लोकसभा पे चर्चा चल रही है, पंचायतों में जीते हुए हैं हमारे लोग, पंचायतों में जीते हैं, लोकल बॉडीज में जीते हैं, ऐसा नहीं कि नहीं। एक कहावत है अंग्रेजी में, टू मैनी कुक्स स्पॉइल द ब्रोथ। ज्यादा लोग हो जाते हैं तो हाँ, ये बात सही है, ये बात मानी हुई बात है। मगर जब ज्यादा लोगों की 44 पार्टियों का बीजेपी में गठबंधन है, 44 पार्टियों का बीजेपी में गठबंधन है ऑल इंडिया में, हमारा 31 का कम है, ज्यादा नहीं। सपा बसपा कांग्रेस इतना टिकट तो देंगे नहीं कि हर पार्टी कुछ चाहेगी 2-4 टिकट हर पार्टी को मिले तो काम नहीं, सपा बसपा हम तो एक तो बसपा से वार्ता ही नहीं कर रहे हैं। सपा कांग्रेस की बात है। सपा और कांग्रेस के जो लोग हैं उनसे हम वार्ता कर रहे हैं, नहीं यही तो बोल रहे हैं। अब वो देना चाहते नहीं देना चाहते ये तो तब आएगा सवाल जब हम टिकट मांगे। हमने कब टिकट मांगा उनको? हमने तो उनको ये बोला है हम आपको टिकट मांगने के लिए नहीं आए, गठबंधन पर चर्चा करने के लिए आए। हम कहाँ टिकट मांग रहे उनको? जो टिकट मांगने वाली पार्टियां है वो उनके साथ जा रही है, हमने कोई टिकट मांगने के लिए नहीं गए। नहीं, आप टिकट गठबंधन पर वार्ता होगी, टिकट पर दूसरे नंबर। अगर गठबंधन होती है तो टिकट देने लेने का मामला है। बीजेपी को परास्त करने के दृष्टि से रणनीति बनेगी। एक सवाल ईवीएम का है, आपने कहा कि कांग्रेस और बीजेपी मिलकर ईवीएम का खेल खेल रही है, फिर भी आप कांग्रेस के साथ में गठबंधन करना चाहते हैं? मजबूरी का नाम महात्मा गांधी, एक कहावत है, जैसे इन्होंने कहा ऐसी एक कहावत ये भी है कि मजबूरी का नाम महात्मा गांधी। हमें पता नहीं कैसी ये कहावत पड़ी है, ये तो आप लोग जानते होंगे, मगर ये भी एक कहावत है, मजबूरी का नाम महात्मा गांधी। तो बीजेपी को परास्त करने ये अगर लक्ष्य रखा जाए तो हमारे गठबंधन में इतनी ताकत तो है नहीं कि हम अकेले ही उनको परास्त कर ले। हमारी कोशिश ये है कि बीजेपी को परास्त करने के दृष्टि से कोई गठबंधन बनाया जाए। हम तो ऑब्जेक्टिव को ध्यान में रखते हुए स्ट्रेटेजी प्लान कर रहे हैं ना। नहीं तो 403 तो हम लड़े रहे, 403 तो हम लड़े रहे। कांग्रेस के साथ गठबंधन होने के बाद सर ये बताइए कि आपके जो मुद्दे हैं उसमें सबसे अहम मुद्दा है आपका पिछड़ा वर्ग, अल्पसंख्यक और 26 पार्टी आपके साथ अभी तक शामिल हो गई है। इसमें इन लोगों की कितनी भागीदारी अभी तक है? किसकी? अल्पसंख्यक और पिछड़े वर्ग लोग कितने हैं आपकी? देखो ये इसमें सुलेमान साहब जो है ये है मुस्लिम के तरफ से, और भी है, और भी पार्टी है मुस्लिम, लगभग 4-5 पार्टियां हैं। और दूसरी पार्टियां जो है यूपी में 20 पार्टी है और तमाम पार्टी है, उनके साथ भी वार्ता चल रही है। उनके प्रदेश अध्यक्ष से वार्ता हो गई है, ओवैसी के प्रदेश अध्यक्ष के वार्ता हो गई है, वो राजी है। और मगर कह रहे कि फैसला करने का अधिकार हमारे पास नहीं है, वो राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के पास है। तो हमने कहा राष्ट्रीय अध्यक्ष जी से बात करनी है, वो मामला आपका है। वो तो बीजेपी की बी टीम कहलाती है, ओवैसी जी को, क्योंकि ये मुद्दा बहुत अब ये राजनीति में ए टीम, बी टीम, सी टीम, डी टीम, ये तो राजनीतिक भाषा है, ये बोली जाती रहेगी। मगर जब गठबंधन में मिल जाएंगे तो बी टीम वाले बीजेपी को परास्त करने में सहयोगी हो जाएंगे, तो बी टीम का ठप्पा खत्म हो जाएगा। जब महागठबंधन में शामिल हो जाएंगे तो बीजेपी को परास्त करने के काम में लग जाएंगे। अब जब लग जाएंगे तो फिर ठप्पा खत्म हो जाएगा, बोलना ही मुश्किल हो जाएगा। दूसरे दिन से अगर वो इस महागठबंधन में शामिल हो गए तो दूसरे दिन से बी टीम कहना बंद हो जाएगा, क्योंकि बीजेपी को परास्त करने के काम में लग जाएंगे। हाँ, अकेले लड़ेंगे तो फिर तो
सबसे ज्यादा मुस्लिम लोग कहेंगे, बाकी लोग कहे या ना, मुस्लिम लोग ये कहेंगे। आप कह रहे हैं, हैं? आप भी कह रहे हैं ना। आप तो कह ही रहे हैं। ये जो है दोनों जो आपने मुद्दे लिए बिल्कुल, ये देखिए हर जगह से कई पार्टियां ऐसी हैं जो पिछड़ा वर्ग और अल्पसंख्यक लोगों को, समाज को नहीं जोड़ते हैं, उनका नाम नहीं लिया जाता, लेकिन आपने इन लोगों को शामिल किया, ये बहुत पिछड़े वर्ग और अति पिछड़े वर्ग के लोग ही ज्यादा संख्या में हैं। राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष चौधरी विकास पटेल इसके समर्थन में। अब डॉक्टर माने जो है, डॉक्टर अनिल कुमार माने पीएचडी है, डॉक्टर है, डॉक्टरेट है, ये मतलब झोला छाप डॉक्टर नहीं है, वो वाले पीएचडी वाले डॉक्टर है। तो ये नॉमिनेट टाइप के, इनका तो कोई राजनीति में नाम लिया ही नहीं जाता, इनके राष्ट्रीय अध्यक्ष है। नॉमिनेट टाइप तो यूपी में मुझे लगता है कि किसी ने सुना ही नहीं होगा, मगर नॉमिनेट टाइप की संख्या देश में 8% से कम नहीं है, कहीं कहीं तो ज्यादा है। 43 जातियां महाराष्ट्र में नॉमिनेट टाइप है। और अंग्रेजों के समय में उन लोगों ने इनको आइडेंटिफाई किया था 197 जातियां, यूपी में भी है। तो हम एससी एससी की जो तमाम प्रकार की कैटेगरीज है, एससी, मोस्ट बैकवर्ड एससी और एक्सट्रीम बैकवर्ड में सफाई का काम करने वाली जातियां, उनको भी साथ में रखा हुआ है। और आदिवासी के 2-3 जिले हैं मध्य प्रदेश को लगे हुए, मिर्जापुर, सोनभद्र और वो लगा हुआ सटा हुआ एरिया, वहाँ लोग भी हमारे साथ में हैं, ठीक है। हाँ, और तीसरा जो एमबीसी है वो उसका ओबीसी, किसान, राम सुरेश वर्मा जी उनका जो राष्ट्रीय दल है, किसानों का संगठन है, आंदोलन है, उनका राष्ट्रीय अधिवेशन है 11/12 को, वो भी इसके समर्थन में है। मेरा ऐसा मानना है कि जनवरी 15 तारीख तक 10,000 सामाजिक संगठन इस गठबंधन के समर्थन में खड़े हो जाएंगे। एनजीओ जिसे एनजीओ कहा जाता है, और हमारी वार्ता चल रही है और लगभग बहुत सारी संस्थाओं से बात हो चुकी है, 10,000 से कम नहीं होंगे। और ये चुनाव पूरी शिद्दत से, पूरी ताकत से लड़ा जाएगा। अब आपका पूछने वाला रह गया। ये पूछ रहा था कि कांग्रेस के साथ में गठबंधन मजबूरी का नाम महात्मा गांधी है, या आपको लगता है कि उनके साथ गठबंधन करने से ईवीएम से आपको भी कुछ फायदा होगा? नहीं, अभी तो ईवीएम से उनको भी फायदा होने वाला नहीं। यहाँ उनको फायदा होने वाला नहीं है। तो ईवीएम से हम लोग फायदा लेना नहीं चाहते हैं। ईवीएम भारत के लोकतांत्रिक व्यवस्था के लिए बहुत ज्यादा खतरा है, तो इसको हम मान्यता नहीं देंगे। मगर पेपर ट्रेल मशीन का 100% रिकाउंटिंग का ऑर्डर जो सुप्रीम कोर्ट का है, अगर उसे अमल में लाया जाता है तो इसे मान्यता देना एक प्रकार से बैलेट पेपर का ही चुनाव है। ओके, थैंक यू। सुलेमान साहब बात करना चाहे? भैया जी बोल ही गए। भैया जी का तो बोलना हो गया है, सुलेमान साहब बोलिए। मानव काशीनाथ जी की बात पूरी आ गई है। एक सवाल किया गया था कि अल्पसंख्यक वर्ग लोग हैं कि नहीं। हाँ, मतलब जैसे पार्टी शामिल है। अल्पसंख्यक वर्ग की कई पार्टियां इस गठबंधन में है, वेलफेयर पार्टी ऑफ इंडिया है, हमारी पार्टी इंडियन नेशनल लीग है, इस तरह से और पार्टियां इसमें शामिल हैं। और कुछ लोगों चर्चा चल रही है, वार्ता भी चल रही है। केशव जी ने कहा कि बाकायदा असदुद्दीन ओवैसी के प्रदेश अध्यक्ष से बात हुई है, इस पार्टी के अध्यक्ष से बात हो रही है, सभी रहेंगे। और सबसे बड़ी बात है, सारी सामाजिक इकाइयों को गवर्नेंस में प्रतिनिधित्व देने की बात, जो संकल्प है इस गठबंधन, कोई वंचित नहीं रहेगा, सभी को मुतनासिब नुमाइंदगी यकीनी बनाई जाएगी, जो 75 साल में नहीं हुआ। 75 साल में नहीं हुआ। हमारा वरिष्ठ लोकतंत्र है दुनिया, अब उसे हमें सार्थक लोकतंत्र बनाना है। तो अन्याय का मामला खत्म हो जाएगा,
कोई किसी के साथ अन्याय नहीं करेगा। न वंशवाद चलेगा न परिवारवाद चलेगा, सही मायने में समाजवाद चलेगा। इन्होंने अभी हमारे सुलेमान साहब ने सार्थक शब्द यूज किया है, मैं थोड़ा सा उसमें ऐड कर देता हूँ। इंडिया में अभी तक रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी वजूद में ही नहीं आई है। मैं खास जो डेमोक्रेटिक जो शब्द है वो ज्यादा उचित शब्द यूज किया जाना चाहिए, वो है इंडिया में आज तक रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी वजूद में ही नहीं आई। तो हमारी कोशिश जो है रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी को लाए जाने की है। चुनाव के समय ही क्यों होता है सर? चुनाव जब होता है तभी इस तरह का क्यों होता है कि राष्ट्रीय परिवर्तन मोर्चा, ये मोर्चा सब उखड़ के सामने आने लगते हैं? मैं 19 साल की उम्र से अभी 65 चल रहा है और 567 जिलों में संगठन का जाल बना हुआ है। तो 45 साल से डेली काम कर रहा हूँ। आपका हमारी मुलाकात आज हुई है, इसलिए आपको आज पता चल रहा है। मैं भी 15 साल से पत्रकारिता हूँ, पहली बार मैं इस मोर्चा की प्रेस कॉन्फ्रेंस से मैं तो यहाँ कई बार प्रेस कॉन्फ्रेंस के लिए आया, मगर आप लोगों ने हमारी खबर ही नहीं छापी। क्या आपको मालूम होगा तब जब खबर छापेंगे। सही जगह संपर्क। हैरान करने वाली बात है कि दिल्ली के प्रेस क्लब में मैं कई बार प्रेस कॉन्फ्रेंस कर, एक बार भी खबर नहीं छापी। यहाँ भी पिछले बार मैंने प्रेस कॉन्फ्रेंस ली, एक लाइन की खबर नहीं छापी। 30 तारीख को। अब ये हैरान करने वाली बात है कि मीडिया वालों को जो आजादी है हम स्वीकार करते हैं, ब्लैकआउट करने की भी आजादी है, ब्लैकमेल करने की भी आजादी है, ये कोई आजादी है? आप हमसे सहमत ना हो मगर खबरें तो छापो। हम स्टैंप पेपर पर लिख के देंगे मैडम। और आपको, हम जनता को ये अपील कर रहे हैं कि अगर हमने वादा किया और अमल नहीं किया और हमें मान दो बहुमत मिल गया तो हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट में हमारे विरुद्ध में केस दायर होगा, मुकदमा दायर होगा। स्टैंप पेपर 100 रुपए के स्टैंप पर लिखवा कर देंगे। सर जब आपको आज लोग जानेंगे, जब 5 साल नहीं जाने एकदम एट ए टाइम चुनाव के समय आपकी पार्टी उभर के आएगी या मोर्चा उभर के आएगा तो कैसे चलता है? ये 18 दल के लोग जो है पिछले 20 साल से काम में लगे हुए हैं। ये लोग 20 साल से काम अभी लगे हुए हैं कि नहीं? आप काम में लगे हुए हैं कि नहीं? अपने अपने क्षेत्र में कितने लोगों ने जाना? जब मीडिया के ही लोग नहीं जान रहे, जो 10-15 साल से काम कर रहे हैं, तो आप कैसे कह रहे हैं जनता को नहीं समझा? अभी जैसा है, जैसे मैंने कहा कि भारत के मीडिया में इन लोगों की, वंचितों की आवाज भी वंचित है। नहीं, रियल बता रहा हूं। आप लोग वंचितों के पक्षधर है या विरोधी है ये तो मैं नहीं कह सकता क्योंकि ये मेरा विषय नहीं है, मगर इन लोगों की खबरें छापी नहीं जाती है, ये बात इस दृष्टि से भी हम वंचित है। ये गलत है आपका कहना। चलो कोई बात नहीं। मेरा क्या कहना है, आप यही कहिए कि वामन मेश्राम, अरे सुनिए भाई, ये तो गड़बड़ बात है। हम बोल रहे हैं, हम ये कह रहे हैं कि वामन मेश्राम ने प्रेस पर आरोप लगाया है और हमने उनके मुंह पर इसे गलत कहा है, चल यही खबर छाप दो। ये भी खबर छाप दो, हमें कोई एतराज नहीं रहेगा। सर एक सवाल का जवाब दीजिए कि इस बार अगर जो है ईवीएम मशीन से काउंटिंग होती है तो इस बार आप अपना विरोध जताएंगे? देखो, हमको ये सवाल अखिलेश यादव जी ने पूछा जब हमारी मुलाकात हुई कि आप बताइए कि ये ईवीएम का मामला, अभी लोग तो बीजेपी के विरोध में हैं, मगर ईवीएम से अगर वो चुनाव जीत ले तो आपके पास उपाय क्या है? तो हमने कहा पहला उपाय आपको बताता हूँ कि यदि आप और हम गठबंधन कर लेते हैं तो दूसरे दिन एक स्टेटमेंट इश्यू करेंगे कि ईवीएम में घोटाला करके अगर चुनाव जीता गया तो 23 करोड़ जनता सड़कों पर विद्रोहेगी और विद्रोह करेगी, हम छोड़ेंगे नहीं। दूसरी बात, रिटर्न मेमोरेंडम हम लोग चुनाव आयोग को देंगे कि इसके लिए आपको जिम्मेदार माना जाएगा। तीसरी बात हमने कहा कि हमारे सारे कैडर को उत्तर प्रदेश में प्रशिक्षित किया जाएगा कि ईवीएम मशीन के घोटाले को कैसे रोका जाएगा। तो सारी मशीनरी को काम पर लगा देंगे। तो मैंने कहा मैं तो चुनाव सुप्रीम कोर्ट में लड़ चुका हूं, ये सारी केसेस तो मैं इसको जानता हूं, रोकना कैसा है, क्या क्या करना पड़ेगा।
इसकी प्रक्रिया जानता हूं, चुनाव विधानसभा लेवल पर कैसे इसको रोकना है, रोकने से क्या क्या होगा, कैसे गड़बड़ नहीं कर पाएंगे। और ये भय पैदा करना होगा कि अगर ऐसा हुआ तो 23 करोड़ जनता चुप नहीं बैठेगी। जैसे पिछली बार मायावती ने बयान तो दिया था आंदोलन करेंगे, 8 दिन में पीछे ले लिया। 2-3 महीने से मायावती को मैं कह रहा था कि घोटाला होने वाला है, घोटाला होने वाला है, घोटाला होने वाला है। रिटर्न में दस्तावेज दिया उसको, बोली नहीं कुछ। ओके, थैंक यू सर। अच्छा सर, ये मैं बता दूं आपको कि मेरे पेपर में आपका न्यूज़ लगा है, बट मुझे धन्यवाद नहीं पता धन्यवाद धन्यवाद। आपका पेपर में दूर लगा की वजह से जो है वो वहाँ पहुँच नहीं पाया है। ये न्यूज़ और वो दोनों एक साथ मिल जाएगा। चल कोई बात नहीं, क्योंकि दूर था आपका तो वो पहुँचा नहीं वहाँ। कौन सा पेपर है? क्राइम ब्यूरो प्रावधानी, क्राइम ब्यूरो। और आखिरी का साहू जी बोल रहे हैं। मैं सब तो अपडेट हाँ अभी सब कह रहे थे थोड़ी देर पहले, हाँ अभी थोड़ी देर पहले आप कह रहे थे हाँ कांग्रेस और सपा हाँ 2 से मोर्चा गठबंधन करेगा, वादा होने पर। हाँ। वरीयता किसको दे रहे हैं? अब वरीयता का भी फैसला हुआ कि समाजवादी पार्टी को प्रेफरेंस दिया जाएगा। जो हमारा ये डॉक्यूमेंट है, ये हुआ। मगर शादी दोनों की सहमति से होती है। हम ही वरीयता दे दे और वो वरीयता में हमारा नंबर ही ना लगावे, वर बहुत ज्यादा है, पसंद करने के लिए उनके पास वर बहुत ज्यादा है। नहीं समझ रहे आप? हाँ, सहमति से ना शादी होगी। एक ही लड़की ही कहे कि मुझे पसंद है पसंद है पसंद है पसंद है, और लड़का कहे कि नहीं इस पर हम अभी कोई फैसला नहीं किए, तो वार्ता करने के लिए संवाद तो लोकतंत्र का प्राण तत्व है, संवाद तो करना पड़ेगा ना। आप तो कह रहे हैं हाँ कि समाजवादी पार्टी में वरीयता है, हाँ एक तरफ, दूसरी तरफ आप कह रहे हैं कि चर्चा है समाजवादी पार्टी मुस्लिम पार्टी है। अभी आपने नहीं, बीजेपी ऐसा मान, आप बात नहीं समझे, इसका मतलब दूसरा बताता। बीजेपी का प्रो मीडिया ये कह रहा है कि समाजवादी से ही हमारी लड़ाई है। ये उनके लिए मुफीद है, फायदेमंद है, क्योंकि ऐसा प्रोपेगेंडा करने से उनको यूपी में हिंदू मुसलमान का मामला खड़ा करना आसान हो जाता है। तो प्रो बीजेपी मीडिया ऐसा प्रोपेगेंडा कर रहा है, रियलिटी में समाजवादी वर्सेस बीजेपी की लड़ाई नहीं है। अब शायद क्लियर हो गया। बोलिए सर, ये मेरा कार्ड है, अब जब ना छपे आप तब बताइए। अच्छा, बहुत अच्छा नाम है। नजर वालों का नजरिया भी अच्छा होना चाहिए। मुझे पहली बार मिला है क्लाइंट आपका, पिछली बार वाला मुझे मिल नहीं पाया। चलो हम गुप्ता जी आपकी आवाज सुनना है। पत्रकार भाइयों, शोषित वंचित समाज का रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी में भाग लेना उनका विकास ही इस गठबंधन का लक्ष्य है। क्योंकि हमारी सर्वाधिक शोषित जातियां, सर्वाधिक वंचित जातियां, इनका कहीं अब तक कोई पूछने वाला नहीं, इसलिए हम लोगों ने 70% लगभग 70% हमारे सर्वाधिक महादलित विमुक्त जातियां, उनका ही विकास, सभी को बंटवा दी, उनको ही राजनीतिक पोस्ट पे लाना, राजनीतिक सीट पर लाना, इस गठबंधन का मेन उद्देश्य। वो तो करा देते नाश्ता। हमारा उद्देश्य है कि हर जातियां देश में, हर जात को उसकी आबादी के अनुसार सत्ता में विकास में भागीदारी हो। ये हमारा बताइए। अब आपको पूछना हो कोई बात बताइए। बोलिए गुप्ता जी बोलिए। शोषित वंचित सर्वाधिक पिछड़े उत्तर प्रदेश में बने हैं। हमारे सर्वाधिक आबादी 40% है।
उनका रिप्रेजेंटेशन नौकरियों में 4% से भी कम हो गया। सवाई दलित वाले जो है उनका ही बहुत कम हो गया। विरुद्ध जातियां उनको पूछने वाला है ही नहीं। अभी आज बता रहा हूँ, सोनभद्र जिले में बनारस गया था, वहाँ सोनभद्र जिले में जोधपुर ब्लॉक में 40 आदमियों का डेथ हुआ। राष्ट्रीय बीमारी है और गत एक महीने में 40 लोगों की डेथ हो गया, परसों 4 आदमी डेथ हो गया। लेकिन सरकार वहाँ का प्रशासन उन मौतों को दबा रहा है, खबर नहीं देने दे रहा है। हालत ये है तो हम लोग स्थिति यह हो गई है, तब लोग क्या कर सकते हैं। इसलिए उन जातियों का विकास ही हमारा केंद्र बिंदु है। इसके साथ ये परमजीत जी, अरे बोल दो हमने बनाया। डॉक्टर माने धर्मेंद्र, राष्ट्रीय कार्याध्यक्ष, आपको कुछ कहना है? आखिरी अभी राष्ट्रीय कार्याध्यक्ष अपनी बात करेंगे। धन्यवाद साथियों। इस राष्ट्रीय परिवर्तन मोर्चा आरपीएम की इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में पधारे सभी साथियों का हार्दिक अभिनंदन है। आदरणीय मोहम्मद इस्लाम साहब के नेतृत्व में ये गठबंधन हम सभी दलों के लोगों ने मिलकर के इसलिए बनाया है क्योंकि भारत का लोकतंत्र और संविधान दोनों खतरे में पड़े हुए हैं। वर्तमान बीजेपी की सरकार जिसने आज सभी के सामने अधिकार वर्जित करने का काम किया हुआ है, इन सभी को अधिकार दिलाने के लिए पीड़ित और प्रताड़ित लोगों ने इस लोकतंत्र को बचाने के लिए हम सभी दलों ने मिलकर के इस्लाम साहब की सरपरस्ती में ये फैसला लिया है और निश्चित तौर पर आने वाले 2022 के चुनाव में इसका बहुत ज्यादा अच्छा परिणाम आने वाला है। बीजेपी को रोकने में हम सभी लोग मिल करके काम करेंगे। मैं इस मौके पर इतना ही कहूँगा। आप सभी लोग पत्रकार बंधु सभी लोग यहाँ पर पधारे, उनका भी मैं दिल से आभार व्यक्त करता हूँ। बहुजन मुक्ति पार्टी की भी हमारी बहुत महत्वपूर्ण भूमिका इस पर रहेगी। 403 विधानसभा में हमारी तैयारियां चल रही हैं। अभी परिवर्तन यात्रा हम लोगों ने प्रदेश व्यापी निकाली। 403 विधानसभा में 2 बार हम लोग जा चुके हैं। तीसरी बार प्रदेश स्तरीय परिवर्तन यात्रा के माध्यम से हम लोग पहुंच रहे हैं। मगर ये बड़ी रैलियां अभी इस्लाम साहब के हमारे राष्ट्रीय परिवर्तन मोर्चा के नेतृत्व में हम लोग करने का 18 कमिश्नरियों ने फैसला लिया है। तो सभी लोग मिलकर के अभी हम लोग इस काम में जुटे हुए हैं। इस मौके पर केवल इतनी बात कह करके मैं सभी का आभार व्यक्त करता हूँ। धन्यवाद। हाँ पूछिए, आइए। बाबू जी ये बताइए आप लोग का मुद्दा क्या है? मुद्दे जो है लिख कर दे दिए हैं आपके पास में। मुद्दा ये है कि हम 403 में चुनाव लड़ना चाहते हैं यदि गठबंधन किसी समाजवादी पार्टी से या कांग्रेस से नहीं होता है। 31 पार्टी के लोग इकट्ठा हो गए और गठबंधन बनाया है। गठबंधन का नाम रखा है राष्ट्रीय परिवर्तन मोर्चा। तो आप युवाओं कैसे जोड़ेंगे अपनी पार्टी में? युवाओं जोड़ने की क्या करना है? देखो, उसके लिए हम लोगों का कार्यक्रम है रोजगार के बारे में। जो केंद्र सरकार की पॉलिसी है प्राइवेटाइजेशन की, वो तो रोजगार खत्म करने की बात है। दूसरा, मल्टीनेशनल कंपनियां भारत में आ रही है मगर वो रोजगार के बजाय मॉडर्न टेक्नोलॉजी का उपयोग करके कम से कम रोजगार का काम कर रही है। तो सरकार के पास ऐसी कोई पॉलिसी नहीं है जो इंटरनेशनल बड़ी कंपनियां भारत में आ रही है उसके शर्तें लगाकर इनवाइट किया जाए कि आपको इतनी बड़ी कंपनी है, इतना 1000 करोड़ का अगर इन्वेस्टमेंट है तो इतना रोजगार आपको देना पड़ेगा। तो एग्रीमेंट के साथ तो ही इनवाइट किया जाएगा। तो आपकी पार्टी जो है उत्तर प्रदेश में सभी सीटों को नाम लड़ेगी? 403 में यदि हमारी नहीं, ये 31 पार्टी गठबंधन आपका पूरा। हाँ, ये बताइए यदि समाजवादी पार्टी के साथ गठबंधन नहीं हुआ, यदि कांग्रेस के साथ गठबंधन नहीं हुआ तो क्या आम आदमी पार्टी से भी गठबंधन का है कि बाकी नहीं, आम आदमी से बात नहीं चाहिए। अगर आपकी सरकार आती है तो पत्रकारों के लिए क्या करेंगे आप बताइए? पत्रकार लोग लिख कर दे दे, इलेक्शन मैनिफेस्टो में डाल दे। नहीं आप करेंगे क्या? मैं आपको सवाल पूछूं, उसका जवाब दीजिए मुझे। अब पत्रकार लोगों की अगर कोई खास डिमांड है तो विचार करेंगे, उनके लिए तो सारी व्यवस्थाएं हैं। मैंने डिमांड की बात नहीं की, मैंने कहा आप अपनी तरफ से कुछ तो मन होगा कि हम पत्रकारों के लिए करेंगे, जनता के लिए करेंगे। जब पत्रकारों के लिए
तीन बातें। पहली बात तो ये है कि उनके लिए फ्री और फेयर वातावरण जिसके तहत वो किसी दबाव में पत्रकारिता ना करे, ऐसा वातावरण बनाएंगे। दूसरी बात, पत्रकार भी पारिवारिक आदमी होता है तो उनको उनकी कॉलोनियां होनी चाहिए, उनको भी जमीन के पट्टे दिए जाने चाहिए 1 रुपए में, ताकि वो अपना घर बना सके। जिंदगी भर लोकतंत्र की सेवा करता रहता है, उसको ये दिया जाएगा। ये दूसरी बात। तीसरी बात, 60 साल के बाद यदि पत्रकार रिटायर होना चाहता है तो सरकार की तरफ से उनके पेंशन की व्यवस्था करने के लिए ये 3 बातें जो है हम करेंगे। तो ये आश्वासन की छुट्टी रहेगी या सरकार ये स्टैम्प पेपर पर लिख कर दिया जाएगा, 100 रुपए के स्टैम्प पेपर पर, और ये कहा जाएगा मान्यवर, ये कहा जाएगा कि यदि हमने पूरा नहीं किया तो हमारे खिलाफ हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट में केस दायर किया जाए। हम वादा उतना ही करेंगे जितना पूरा कर सकें। हम ये नहीं करें कि चुनाव जीतने के बाद रेफ्रिजरेटर देंगे, टीवी देंगे, लैपटॉप देंगे, ये नहीं कहें। जो कर सकते वही कहें। बटवा दीजिए सब लोगों को। आभार व्यक्त करने के लिए मैडम को, क्योंकि महिला का रिप्रेजेंटेशन होना चाहिए। और निशा मिश्रा ये राष्ट्रीय महासचिव है बहुजन मुक्ति पार्टी की, तो उनको अनुरोध करते हैं कि वो थैंक्स करें। धन्यवाद सर जी। प्रेस के यहाँ पर उपस्थित सभी भाई बंधुओं को, बहनों को धन्यवाद है। ये जो राष्ट्रीय परिवर्तन मोर्चा का जो गठबंधन हुआ है, उस गठबंधन के तहत हम लोग यहाँ पर इकट्ठा हुए हैं। ये जो मुद्दे आप लोगों ने जो भी क्वेश्चन किए हैं और जो भी आप लोगों ने यहाँ पर प्रश्न उठाए थे, उस प्रश्नों को आप लोग कल लिखे, आज के पेपर में या कल के पेपर में जो भी आप लिखोगे, ये हमारी आप सभी ये विनती है। और यहाँ पर जो लाइव कार्यक्रम चलाए थे आप लोगों ने, उन सभी पत्रकारों